हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस क्लास का विषय है जो शीर्षक है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी। 1210 की हम राजनीतिक दशा को समझकर हम आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है के बाद जो लाहौर के अमीर हैं, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, केंद्र लाहौर के जो अमीर हैं उन्होंने क्या किया कि उसके बेटे आराम शाह को गद्दी का पर बैठाया, उसको सुल्तान घोषित किया। अब यहाँ पे हमारे पास दो लेखक हैं उस समय के। एक तारीख है जहां खुसा किताब का नाम है, उसके लेखक है जुबैनी। और मिनहाज उस सिराज जो है ये इल्तुतमिश के समय उसके दरबार के अंदर लेखक है। तो मिनहाज उल सिराज जो है वो लिख रहा है इसके अंदर कि ऐबक का कोई पुत्र नहीं था। ऐबक का कोई पुत्र नहीं था। दिल्ली के अमीर जो हैं, अब देखो दो सेंटर हो गए, एक लाहौर। लाहौर के अमीरों ने क्या किया है, उसके बेटे आराम शाह को सुल्तान घोषित किया। और जो दिल्ली के अमीर हैं उन जिसमें प्रमुख व्यक्ति है शाह इस्माइल, उन्होंने क्या किया, बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को दिल्ली आकर शासन संभालने के लिए बोला। अब यहाँ पे दो सेंटर का ध्यान रखें, एक लाहौर और एक दिल्ली। जो यहाँ पे मिनहाज उल सिराज है, हम लेखक की बात कर रहे हैं, उसकी किताब का नाम है तबकात तबकात ए नासिरी, उसकी किताब का नाम है। और ये उस समय के इतिहास के बारे में हमारे को जानकारी देती है। अब जो उस समय की राजनीति दशा के बाद अगर हम देखते हैं, ये जो इल्तुतमिश जो करेक्टर है आया है जिसकी हमने चर्चा करनी है, हम उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में देखते हैं कि उसका प्रारंभिक जीवन क्या है। अब जो इल्तुतमिश है वो उसके कबीले का नाम है इलबारी। तुर्क है ये सारे तुर्क दास हैं। इलबारी कबीले का नाम है। इसलिए जो है, जो अब इल्तुतमिश के बाद जो शासक बनते हैं उनको हम इलबारी तुर्क शासन भी बोलते हैं। इसके पिता इल्म खान है जो इस कबीले के मुखिया हैं। अब इल्तुतमिश जो है शुरू से ही जो है कुशाग्र बुद्धि का है, तेज दिमाग है। इसी के कारण जो उसके चचेरे भाई हैं उससे ईर्ष्या करने लगे और उसको क्या किया, अपने भाई को उन्होंने बुखारा में बेच दिया। हमने दास प्रथा की जब बात की तो उसने देखा था भाई भी अपने भाई को बेच रहे हैं। तो बुखारा के बाद उसको गजनी में बेचा गया, फिर बगदाद में बेचा गया, वहां ये सूफे के संपर्क में आया। उसके बाद उसको दिल्ली लाया गया, या गजनी लिखा गया, दिल्ली लाया गया। यहाँ जो गौरी है उसने उसको खरीदना चाह रहा है, लेकिन उसका रेट नहीं बन पा रहा है उस व्यापारी के साथ। तो इसे किसने खरीद लिया, ऐबक ने खरीद लिया। अब आप देखो, गौरी का दास है ऐबक, और ऐबक ने किसको खरीद लिया, इल्तुतमिश को। अब वो अपने स्वामी का विश्वास पात्र बन गया, क्योंकि इंटेलिजेंट है, कुशाग्र बुद्धि का है और ठीक विचार रखता है। अब ऐबक ने उसको सरजानदार बनाया, मुखिया व्यक्ति है। उसके बाद वो तरक्की करता हुआ अमीर शिकार बन गया। अमीर शिकार का मतलब जो राजा के शिकार का बंदोबस्त कर रहा है। अब राजा के शिकार का बंदोबस्त करने वाला मुखिया व्यक्ति है, वो राजा के बिल्कुल सहयोगी है। उसके बाद इल्तुतमिश जो है उसको ग्वालियर का गवर्नर बनाया गया। उसको ग्वालियर का इक्ता देकर वहां पर उसको जो है उसका गवर्नर बनाया गया। यानी कि इल्तुतमिश इलबारी तुर्क का एक बच्चा है जिसको दास के रूप में बेचा गया, अलग अलग स्थानों पर बिका। बाद में लास्ट उसको ऐबक ने खरीदा और अपने योग्यता के बल पर वो तरक्की करता हुआ ग्वालियर के गवर्नर के पद तक पहुंचा। अब आप इसी इसमें देखें, आप 1206 के अंदर जब खोखर का विद्रोह है तो ये गौरी के साथ था। ये गौरी का अंतिम समय है, ये 1206। इस युद्ध में ने जो है इल्तुतमिश ने गौरी को बहुत प्रभावित किया। मतलब कि उसने ढंग से साथ दिया और सेना का संचालन किया। अब गौरी के कहने पर ऐबक ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया। अब देखो, गौरी कह रहा है उसको, क्योंकि गौरी जो है ऐबक का अ, स्वामी है, तो उसको इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया। अब ये ममलूक बन गया। ऐबक ने उसे बदायूं की जो इक्ता है उसकी जिम्मेदारी दी। अब जब दिल्ली में 1610 1210 में आ रहा है ऐबक, तो बदायूं से आ रहा है। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश से कर दिया। अब इल्तुतमिश क्या है, वो ऐबक का दास भी है, उसका दामाद भी है, दोनों उसके पास है। जब किसी व्यक्ति को किसी इक्ते का सूबेदार नियुक्त किया जाता था, यहाँ पे एक चीज देखें, तो जो स्थानीय सामंत हैं, मुखिया हैं, वहां के जो लोग हैं, उनको अधीन करने का काम उसको हो जाता था। यानी जब इल्तुतमिश को
एक बदायूं का इक्ता दिया गया, तो अब वहां के जो स्थानीय सामंत हैं, मुखिया हैं या लोग हैं, उनको अधीन करना, उनको प्रशासित करना उसका काम हो जाता है। तो 1206 के अंदर इल्तुतमिश जो है वो दास्ता से मुक्त हो चुका है, और 1210 में वो क्या है, वो बदायूं के इक्ते का सूबेदार है, और वहीं से वो उसको दिल्ली बुलाया जाता है। अब ये मानचित्र देखिए, 1210 की जो राजनीतिक स्थिति है। अब इधर आप थोड़ा सा ये देखें, ये मंगोल है, मंगोलिया, मंगोल का इलाका। और ये ख्वारिज्म का साम्राज्य को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है। और आप इधर देखें, ये हमारा पास आगरा, और ये दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली है, ये मैं सर्कल में ला रहा हूँ दिल्ली। और बगदाद, इस तरफ को बगदाद है, इराक के अंदर बगदाद। तो ये राजनीतिक स्थिति में आपको बता रहा हूँ, बगदाद के अंदर खलीफा है, और ये बगदाद से बहुत दूर के इलाके हैं, ये इलाके। और बगदाद एक बहुत बड़ा शहर है उन दिनों। और इधर गजनी के ऊपर इधर ख्वारिज्म का साम्राज्य बना है। और गजनी के अंदर जो है यलदौज है, सिंध के अंदर जो कुबाचा है, यहाँ लाहौर जो है, यहाँ पे लाहौर, यहाँ पे आराम शाह है। दिल्ली के अंदर जो है इल्तुतमिश है। बंगाल के अंदर अली मर्दान ने ऐबक की मृत्यु के बाद अपने आप को आजाद बना लिया है। ये राजपुताना का इलाका अपने आप को आजाद घोषित कर रहा है। और इधर ये काबुल के इधर पेशावर के आसपास का यहाँ पे जो इलाका है, ये खोखरों का इलाका है। खोखर कबीले हैं ये। और ये जो बाबर है, सॉरी, जो गौरी है, इन्हीं के साथ युद्ध में कर रहा लास्ट के अंदर 1206 के अंदर। तो ये उस समय की राजनीतिक स्थिति है। इस राजनीतिक स्थिति में यहां पर मंगोलों को थोड़ा समझना जरूरी है। मंगोल क्या चीज है? मंगोल क्या है? मंगोल चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल जो है एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करते हैं, चंगेज खां के नेतृत्व में। अब चंगेज खां जो है पोस्ट का नाम है। चंगेज का मतलब मुखिया, खान का मतलब मुखिया। इसका धर्म से मतलब नहीं है, वैसे धर्म से ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। और चंगेज खां का जो वास्तविक नाम है वो है तैमुजिन। तैमुजिन, इसको कबीले के लोग मुखिया बनाते हैं, इसलिए वो चंगेज की उपाधि लेता है। चंगेज खां की उपाधि वो लेता है, यानी कि मुखियाओं का मुखिया, मुखिया है। अब तैमुजिन जो है वो मंगोल साम्राज्य मंगोल का नेता बनता है, मंगोल कबीले का। यहाँ पे मंगोलिया है, और यहां से वो इस तरफ को अपने राज्य का प्रसार करता है, इस तरफ को भी। पहले वो इस तरफ को आता है। अब इस तरफ को आता हुआ चंगेज खां ये ख्वारिज्म के शाह के ऊपर प्रेशर बनाता है, ख्वारिज्म के साम्राज्य के ऊपर। अब ख्वारिज्म का शाह जो है, हम इसको देखेंगे, वो गजनी के ऊपर अपना प्रेशर बनाता है। गजनी आता है, और गजनी से जलदौज जो है वो सिंध की ओर आता है। तो ये जो मध्य एशिया की जो घटनाक्रम है, वो भारत की राजनीति पे फर्क डालते हैं। और जो राजनीति में क्या है कि जो दिल्ली का इलाका है, देखो, जो ऐबक का साम्राज्य था वो अब टुकड़ों में बट गया है। अगेन, बंगाल अलग हो गया है, दिल्ली अलग है, लाहौर अलग है, सिंध में पहले से अलग है। राजपुताना के शासकों ने भी अपने आप को क्या कर दिया है? आजाद घोषित कर दिया है। तो जो दिल्ली सल्तनत है उसके पास कोई ज्यादा इलाका नहीं है। उसके पास यहाँ बदायूं का इलाका, और ये दिल्ली, और इधर बनारस, और इधर ऊपर का इलाका है। ज्यादा बड़ा इलाका नहीं है, ये छोटा सा इलाका अब दिल्ली सल्तनत के पास है, इल्तुतमिश के पास। अब इस राजनीतिक परिस्थितियों में, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं जिसमें हमारे को ये दिखाई दे रहा है, तो इल्तुतमिश जो है वो अपने राज्य का स्थापना करता है इन स्थितियों से निकलते हुए। पहला जो काम क्या करता है वो, जो अ, लाहौर का शासक है आराम शाह, उसके साथ लड़ाई होती है। ये दिल्ली के पास है लड़ाई, जूद की लड़ाई इसको बोलते हैं। 1210 के अंदर ये लड़ाई है। इस लड़ाई में आराम शाह की हार होती है, आराम शाह हार जाता है, और उसकी जगह जो है इल्तुतमिश की जीत होती है। अब इल्तुतमिश लाहौर को भी अपने कब्जे में ले लेता है और दिल्ली का सम्राट बनता है। अब दूसरी तरफ क्या है, जो एलदोज है वो गजनी का शासक है उस समय, और गजनी का शासक होने की वजह से वो अपने आप को मोहम्मद गौरी के राज्य का और ऐबक के राज्य का मुखिया मानता है कि मैं अब सीनियर हो गया हूं, जो दास थे।
अब इल्तुतमिश ने क्या किया, उसकी अधीनता से इनकार कर दिया। अब उधर क्या हो रहा है, दूसरी तरफ 1215 के अंदर जो जलालुद्दीन है, ख्वारजम का शाह, उसका बेटा जलालुद्दीन मंकबरनी जो है, वो गजनी की ओर आ जाता है, क्योंकि ऊपर से मंगोलों का उसके ऊपर क्या है, प्रेशर है, अभी जो मैंने आपको बताया था। और वो क्या कर रहा है कि जो शाहबुद्दीन का उत्तराधिकारी है, ताजुद्दीन यलदोज, उसको गजनी से खदेड़ देता है। अब ये यलदोज है, यहाँ गजनी से आकर यहाँ पंजाब में आ जाता है। अब पंजाब के अंदर ये लाहौर के ऊपर अपना कब्जा कर लेता है, पंजाब के इलाके में। अब इल्तुतमिश ने जो है जूत की लड़ाई में जो लाहौर को विजय प्राप्त किया था, अब वो इसके साथ अपना मुकाबला करता है इसका। तो यहाँ तराइन के मैदान पे ये तीसरी लड़ाई है, तराइन के मैदान में। पहली दो लड़ाइयां किसके साथ हुई थी, गौरी और गजनी, सॉरी, चौहान के बीच में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अब ये तराइन की तीसरी लड़ाई है, इसमें इल्तुतमिश जो है एल्दोज को हरा देता है और उसको बंदी बना लेता है, और इसका मतलब कि एल्दोज की समस्या खत्म हो जाती है। अब इसका एक जो और जो समस्या है वो कुबाचा की है। कुबाचा को ये 1216-17 में आक्रमण करता है, लेकिन 1216 और 17 के आक्रमण में जो है कुबाचा की हार तो हो जाता है, ये उसकी अधीनता भी मान लेता है, लेकिन बाद में फिर अपने आप को आजाद कर लेता है। और इसी दौरान जो है 1221 के बाद जो है मंगोलों की समस्या आती है, इसलिए वो जो इल्तुतमिश है वो अपना ध्यान मंगोलों की ओर लगा लेता है, उसका उसका ध्यान मंगोलों की ओर, और अपने राज्य को प्रशासित करने के उसका ध्यान लग जाता है कि उसको प्रशासित किया जाए। इसके लिए वो एक ग्रुप बनाता है, तुर्कान चिहलगानी। 40 ये जो है गुलाम सरदारों का, जो ऐबक इल्तुतमिश के गुलाम सरदार थे, जो इल्तुतमिश के दास थे और प्रमुख गुलाम थे जो उसके, उनका एक ग्रुप बनाता है। यानी चिहलगानी का मतलब ही क्या होता है, 40 की शक्ति, 40 का समूह। और ये सारे क्या है, तुर्क है, तुर्क का बहुवचन तुर्कान। तो तुर्की जो तुर्कान है चालगानी, ये 40 की शक्तिशाली ग्रुप है गुलामों का। इसको 40 का समूह या दल चालीसा भी कहा जाता। अब इसने जो है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे हमने कल की वीडियो बातचीत में भी किया था कि जो सुल्तान है, जो शासक हैं, वो दासों पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, दासों पे ज्यादा विश्वास करते हैं अपने कबीले या रिश्तेदारों के बजाय। अब इस संस्था ने इल्तुतमिश की शक्ति को मजबूत किया। इन्होंने अपने अपने कार्य, अपने अपने क्षेत्र तय कर लिए और अपने अपने ढंग से मजबूती से काम करने लगे। अब ये जो नीति थी वो इल्तुतमिश की कामयाब आई। अब ये समूह बाद में जो है बड़ा शक्तिशाली हो गया, षड्यंत्र करने लगा। नए नए इल्तुतमिश के बाद वो उत्तराधिकार की जो लड़ाई है उसको वो प्रभावित करने लगा। बाद में बलबन ने जो है इसका दमन किया था, किसका, तुर्कान चहलगानी। इल्तुतमिश ने शुरू की, इल्तुतमिश के बाद जो है ये ताकतवर बनी रही, शक्तिशाली बनी रही, ये सुल्तान बनाने और उसको हटाने में लगी रही। और बलबन ने जो है, बलबन भी तुर्कान चहलगानी का मेंबर था, और बलबन ने बाद में इसका क्या किया, दमन किया। अब अगली जो चीज है वो क्या करता है, बलबन जो इल्तुतमिश है वो इक्ता व्यवस्था शुरू करता है, इक्ता व्यवस्था। अब ऐसे तो इक्ता व्यवस्था क्या है, इक्ता जो है बोलते हैं क्षेत्र को, एरिया को, एरिया को क्षेत्र बोला जाता है। जैसे किसी क्षेत्र को इन्होंने जीता, ये क्या करते थे, उस क्षेत्र को किसी को सौंप देते थे, उसको इक्तादार बोल रहे हैं, सूबेदार बोल रहे हैं। तो जैसे शुरू में जो है हांसी का जो प्रदेश है वो जीता गौरी ने और कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। और बदायूं का इलाका जब जीता कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वो उसको इल्तुतमिश को दे दिया। तो जो क्षेत्र जीता जाता था उसको इक्ता बोलते थे, और उस क्षेत्र को किसी ना किसी अधिकार को दे देते थे। अब यहाँ पे क्या है, जो उसका अधिकारी होता था, जो सैन्य अधिकारी है, जब कुलीन है, उनको वेतन नहीं मिलता था। उनको क्या मिला जाता था, भूमि सौंपी जाती थी। इस भूमि से वो राजस्व वसूलते थे और स्थानीय प्रशासन करते थे। अब जो इक्ता व्यवस्था है उसको संगठित और व्यवस्थित करने का काम किसने किया, इल्तुतमिश ने। शुरुआत हो चुकी है, ये मध्य एशिया की व्यवस्था है ये, और इल्तुतमिश इसको व्यवस्थित और संगठित कर रहा है। कैसे कर रहा है, मुल्तान से लेकर लखनौती तक का जो क्षेत्र है उसने सबको इक्तों में बांट दिया। अब उसने इसका किस ढंग से प्रशासित किया जाए, उसने बगदाद से 2 किताबें मंगवाई,
अब्दुस सतालीन और मासीर उस सलातीन, दो किताबें मंगाई। और इन किताबों को पढ़कर उसने मुल्तान से लेकर लखनौती तक जो है एकता व्यवस्था को संगठित करने का उसने प्रयास किया। अब जो उधर से जो है क्या हो रहा है, जो मंगोल हैं वो चंगेज खां के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने 1216 के अंदर जो है उन्होंने मध्य जो मुस्लिम एशिया है उसके ऊपर आक्रमण शुरू किए। दर ब दर आगे आ रहे हैं, तहस नहस हो रहा है सब कुछ। चंगेज खां को इसलिए क्या बोला जा रहा है, खुदा का कहर, खुदा का कहर बोला जा रहा है। 1221 में उन्होंने ख्वारिज्म को जीत लिया। अब ख्वारिज्म का शाह जो है जलालुद्दीन मंग बरनी, शुरू में गजनी आया, और जब चंगेज का गजनी पहुंच गया तो वो वहां से भारत आ गया। अब चंगेज का भारत भी उसका पीछा करता हुआ कहां तक आ गया, सिंधु तक आ गया। अब मंग बरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी। अब यहाँ पे समस्या आई चंगेज इल्तुतमिश के सामने। अगर वो शरण दे तो चंगेज खां दिल्ली आ जाएगा, अगर शरण ना दे तो मंग बरनी का मुकाबला करना पड़ेगा। तो उसने मंग बरनी को सलाह दी कि भारत का जो वातावरण है वो मध्य एशिया के लोगों के लिए ठीक नहीं है, गर्म इलाका है, आप ईरान की ओर चले जाओ। तो वो ईरान की ओर चला गया, और जो चंगेज खां है वो भी उधर से वापिस चला गया। तो क्या हो गया, चंगेज खां सिंधु तक आकर वापिस चला गया, और चंगेज खां के आक्रमण से इल्तुतमिश की वजह से जो है वो अ, दिल्ली सल्तनत का बचाव हो गया। अब उसके बाद जो है इन्होंने बंगाल पर अधिकार किया। अब बंगाल का क्या सीन था, अली मर्दान हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। अली मर्दान ने पहले ऐबक से की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जैसी ऐबक की मृत्यु हुई, अली मर्दा खान ने जो है अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। अब 1121 के अंदर क्या हुआ, जो खलजी सरदार है इसामुद्दीन इवाज, जो बख्तियार खलजी के हिमायती हैं, उन्होंने अली मर्दान की हत्या कर दी, क्योंकि अली मर्दान भी जो है बख्तियार खलजी की हत्या करके बना था। अब ग्यास उसने क्या किया, ग्यासुद्दीन की उपाधि ली। अब इल्तुतमिश जो है बंगाल की ओर बढ़ा, क्योंकि अली मर्दान ने स्वतंत्रता घोषित कर रखी थी, और इसामुद्दीन ने जो है उसकी हत्या करके और उसको ऊपर वहां का शासक बन गया, और ग्यासुद्दीन की उपाधि ली। अब जब इल्तुतमिश बंगाल की ओर बढ़ा तो एवाज ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। और इल्तुतमिश ने एक काम और किया, उसने क्या किया, मलिक जानी को जो है बिहार का सूबेदार बनाया। जैसे ही उसने उसको बिहार का सूबेदार बनाया, इवाज ने जो है फिर अपनी आजाद स्वतंत्रता घोषित कर दी, और उसने क्या किया, जो बिहार का सूबेदार था मलिक जानी, उसको हराकर बिहार से निकाल दिया। अब इल्तुतमिश ने अपने पुत्र महमूद को 1226 में इवाज भेजा, और उसने इवाज को पराजित किया, और 1230-31 के अंदर जो है बंगाल को अंतिम रूप से जीता गया। तो क्या हुआ कि जो क्षेत्र थे, जो समस्याएं थी, चाहे वो एल्दोज की थी, चाहे वो कुबाचा की थी, मंगोलों की थी, और बंगाल की थी, वो इल्तुतमिश सुलझाने में कामयाब हुआ। अब उसने अपना जो ध्यान है उत्तर पश्चिम सीमा की ओर लगाया। अब उसने पहले खोखरों को हराया। खोखर जो है हमेशा उधर से आते हुए तंग करते थे, और उसके बाद उसने जलंधर के अंदर जो है अपना आधार क्षेत्र बनाया, और सियालकोट और नंदन जो क्षेत्र थे उन पर अधिकार कर लिया। और जो ये क्षेत्र जो है हमेशा अशांत रहता था, युद्ध में रहता था, अब वहां पर शांति बनी रही। उसका परिणाम क्या, वहां पे शांति बनी रही। अब राजपूत जो आजाद हो गए थे, अब इल्तुतमिश ने उधर ध्यान दिया। 1226 के अंदर उसने रणथंभौर को जीत लिया, मंदौर को जो है उसने जीत लिया। उसके बाद 1228 और 29 के अंदर सुल्तान ने जालूर के शासक उदय सिंह को एक संघर्ष में पराजित किया, और उसने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद उसने बयाना, अजमेर, सांबर, नागौर, ये सारे राजपुताना के इलाके हैं। अब इन पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। 1231 में उसने ग्वालियर का घेरा डाला, जहां का पहले वो खुद इख्तियार था। अब एक वर्ष के कड़े संघर्ष के बाद उसने वहां का जो राजा था मलय वर्मन देव, उसको पराजित किया। तो ये सारा जो राजपुताना का इलाका उसको जीत रहा है। अब उसके बाद उसने कालिंजर के किले पर, या कलिंजर का किला, ध्यान रखना हमें आगे भी ध्यान आएगा, ये कलिंजर का जो चंदेल शासक है वो बिना मुकाबले के दुर्ग छोड़कर भाग गया। अब गोहिले जो है गुजरात के अंदर, और गुजरात के जो चालुक्य हैं उन्होंने सुल्तान की सेना को हरा दिया। इससे पहले भी गुजरात के अंदर जो है चालुक्यों ने मोहम्मद गौरी को हराया था। अब 1234-35 में इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया, उसे जीत लिया, गुजरात के बिल्कुल पड़ोस में। अब
जो इल्तुतमिश है, उसने जब राज्य की विजय प्राप्त कर ली, अब प्रश्न ये आ रहा था कि क्या इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक या गौरी का वास्तविक उत्तराधिकारी है। अब उत्तराधिकारी के लिए क्या या तो बेटा हो या दास हो, या उसको नियुक्त किया गया हो, ऐसा कुछ था नहीं। तो ये एक समस्या आ रही थी कि वो वास्तविक उत्तराधिकारी है या नहीं। तो उसने खलीफा जो है बगदाद का खलीफा, अब्बासी खलीफा था, अल मुंसिर विला, उसको उसने अपने शासन के लिए जो है अनुमति मांगी उससे 12, और खलीफा ने जो है उसको भी अनुमति दे दी 19 फरवरी 1229 को। उसको किल्लत दी, यानी कि प्रमाण पत्र दिया शासन करने का। अब वो जो उसके दूत थे खलीफा के, वो भारत आए, उन्होंने सुल्तान को खिल्लत प्रदान की। और अब जो है दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान जो है इल्तुतमिश को माना जाता है। और इल्तुतमिश को जो है खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि से दिया। मुसलमानों का सहायक जो है, इसका है मुसलमानों का मुखिया और खलीफा का सहायक की उपाधि है ये। तो अब खलीफा से अनुमति मिल गई, राजा उसने संभाल लिया। तुर्कान चहलगानी की वजह से वो उसको प्रशासित करने में कामयाब हो गया, इक्तेदार प्रणाली उसने अपना ली, और खलीफा से उसको वैधानिकता भी प्राप्त होगी। अब वो क्या काम कर रहा है, अब वो अपने नाम के सिक्के जारी कर रहा है। अब उसने क्या किया, सिक्के जारी किए खलीफा के नाम से, और उसके ऊपर टकसाल का नाम भी लिखा। ये अरबी सिस्टम था, अरब के अंदर जो है सिक्के के ऊपर टकसाल का नाम भी लिखा जाता था। अब शुद्ध अरबी पद्धति के उसने 2 सिक्के जारी किए, एक चांदी का टंका और तांबे का जीतक। टंका जो है 145 ग्रेन वेट है इसका, और जो तांबा था उसका 1/3 हिस्सा जो है तांबे का जीतल का था। अब स्थानीय व्यापार के लिए जीतल का प्रयोग हो रहा है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए टंका का प्रयोग हो रहा है। तो ये उसने एकदम अपना शासन करने के बाद अपने सिक्के जारी किए, खलीफा का उसने नाम यहां पर खुदवाया। उसके बाद उसने क्या किया, दिल्ली को राजधानी बनाया। दिल्ली को राजधानी का उसने केंद्र शुरू से बनाया हुआ था। अब दिल्ली की राजधानी की स्थापना का श्रेय जो है इल्तुतमिश को जाता है। अब उसने न्याय का उच्च प्रबंध किया यहाँ पर। अब देखो, इब्न बतूता जो है उस समय विदेशी यात्री है यहाँ पर, वो आया, वो कहता है कि दरबार के सामने सिंह की 2 आकृतियां निर्मित की गई, जो दरबार था, और दोनों पर जंजीर लटकी हुई थी। कोई भी व्यक्ति जो न्याय चाहता था वो इस जंजीर को खींच लेता था और न्याय का घंटा बजने लगता था। यानी इससे क्या पता लग रहा है कि जो इल्तुतमिश है उसने अपने लोगों के लिए न्याय की उच्च प्रबंध किया हुआ था, और कोई व्यक्ति कभी भी आकर न्याय राजा से मांग सकता था। ये उसका उसका सिस्टम है ये। उसके बाद उसने खेती के विकास के लिए क्या किया, ग्रामीण क्षेत्रों को आबाद करने की योजना बनाई। इससे क्या हुआ, खेती का विकास हुआ। बड़ी संख्या में जो तुर्क है वो गांवों में बसे। वे अपने साथ मध्य एशिया की जो तकनीक थी खेती करने की, वो अपने साथ लेकर आए, और जिससे खेती के नए तरीके आए, भारत में पहुंचे, और भारत के अंदर ग्रामीण क्रांति हुई। इस चीज का ध्यान रखना, जब खेती बढ़ती है तो राजा मजबूत होता है, राजा शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसको लगान प्राप्त होता है। जितना लगान प्राप्त होगा उतना राजा क्या बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। और लगान कहां से मिलना है उसको, खेती से। तो वो खेती के नए तरीके से भारत के अंदर ग्रामीण क्रांति हुई। इसीलिए आप देखोगे कि इसके बाद जो है, यानी दिल्ली सल्तनत के बाद जो है बड़े बड़े राजाओं का साम्राज्य जो है भारत में बनना शुरू होता है। अब जो इल्तुतमिश है वो साहित्यकारों को संरक्षण देता है। अब उसके दरबार के अंदर जो है काजी हमीदुद्दीन नागौरी, शेख जलालुद्दीन ताबरीजी, नजीबुद्दीन नक्शबी, ये प्रमुख संत उसके दरबार में थे, उसके संरक्षण में थे। और अभी हमने बात की थी मिनहाज उल सिराज की, जिसकी किताब की बात की थी, तबकात नासिरी, वो इतिहासकार था उसका इल्तुतमिश का, वो भी उसके दरबार में था। अब इसके साथ साथ उसने कुछ निर्माण कार्य भी किए। ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जहां पे ये मैं ये निशान लगा रहा हूं, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ये मकबरा उसने अपने बेटे के लिए बनवाया था। यानी ये पहला मकबरा था भारत के इतिहास के अंदर। इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। उसने अपना मकबरा भी बनवाया। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको यहां पर दफनाया गया, इस दिल्ली के अंदर।
उसने ये नागौर के अंदर जो है ये एक विशाल दरवाजे का, अतारीकीन का उसने निर्माण करवाया। इसके अलावा उसने दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, अजमेर के अंदर मस्जिद का उसने निर्माण करवाया। और कुतुब मीनार, जिसका जो कार्य है शुरू हुआ था किसके समय में, बलबन के समय में, अब इल्तुतमिश ने उसके निर्माण कार्य पूरा किया। तो इल्तुतमिश जो है एक शासक के रूप में जो निर्माण कार्य भी कर रहा है, जो जो साहित्यकारों को संरक्षण भी दे रहा है, नई नीतियां भी अपना रहा है, खेती को बढ़ावा दे रहा है, अपने जो शासन है उसको खलीफा से अनुमति दिलवा रहा है। तो ये सारे काम जो है इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत को मजबूती दे रहे हैं। अब इल्तुतमिश जो है उसकी मृत्यु हो जाती है 1236 में। हुआ यह था कि खोखरों को अपने अधीन करने का प्रयास कर था 1235 में। वहां वो बीमार हो गया, वापस दिल्ली आ गया, जहां 1236 में उसकी मृत्यु होगी और दिल्ली के अपने बनवाए मकबरे में उसको दफनाया गया। और अब उसको अपने समय में एक अंदर एक काम और कर गया था, वो रजिया सुल्ताना को अपना उत्तराधिकारी बना गया था। लेकिन जो 40 की शक्ति है, उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया। लेकिन बाद में जो है रजिया सुल्ताना शासक बनी, 4 साल वो शासक रही। उसके बाद बहराम शाह, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद, ये शासक रहे। ये सारे के सारे इल्तुतमिश वंश के हैं। इनको इलवारी वंश भी बोलते हैं, क्योंकि वो इलवारी कबीले का है। इलवारी वंश भी बोलते हैं। ये इल्तुतमिश के परिवार के लोग हैं, उसके बेटे हैं और बेटे के आगे बच्चे हैं या बेटी है। तो ये इलवारी वंश या इल्तुतमिश वंश भी बोलते हैं इसको। और इनको खात्मा जो है करता है बलबन, 1266 ईस्वी में बलबन जो है नसीरुद्दीन महमूद को हटाकर खुद सुल्तान बनता है, जिसको हम अगली वीडियो के अंदर इसकी चर्चा करेंगे कि बलबन ने किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत को मजबूती प्रदान की। और बलबन के साथ एक जो चीज जुड़ी है वो है रक्तवान लोगों की नीति उसने अपनाई और दरबार को अंदर उसने अनुशासन स्थापित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।